गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री 10th क्लास से 4th चैप्टर औद्योगिकरण का युग। इससे पहली वीडियो में हम इसका हाफ या फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, 3 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 4th टॉपिक, फैक्ट्रियों का आना। कहते हैं औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूंजीपति जो लोग थे उन्होंने अपने उपनिवेशों में भी इसका विस्तार करना शुरू किया था और मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगाई गई थी। इसके 2 साल के बाद उसमें उत्पादन होने लगा था। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी, उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करगे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी पहली जूट मिल 1855 पश्चिम बंगाल कोलकाता के नज़दीक रिसरा नामक स्थान पर खुली थी। कई बार रिसरा नामक स्थान पूछ लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशंस। दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल लॉर्ड एल्गिन द्वारा स्थापित थी ये मिल, इसीलिए इसका नाम एल्गिन मिल रखा गया था। 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल चालू हो गई थी। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुली गई थी। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे? प्रारंभिक उद्यमी कहते हैं बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसे कि पिछले साल की किताबों में हमने पढ़ा था, 18वीं शताब्दी के आखिर से ही अंग्रेज़ भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की सहायता से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध करवाते, आपूर्ति सुनिश्चित करते और माल को जहाज़ों में लदवाकर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उसमें कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया था। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए थे। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। मुंबई में डिंसा पेटेंट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी और श्रवणजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लेकर मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से बर्मा जो आज म्यांमार है, जबकि कुछ के मध्य पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इसके अलावा भी कुछ वाणिज्य समूह थे। लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का भी निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाज़रानी व्यवसाय में से भी बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियाँ भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इसमें बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू वुल्स और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषकों फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध करवाते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय में संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपतियों ने अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक
यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? कहते हैं ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिल पाता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे थे। 1911 में मुंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के जिले रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गाँवों से आए थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव चले जाते थे। वे फसल की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली, दूर दूर के लोग भी अपने आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग मुंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था, क्योंकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉब मालिकों का विश्वसनीय व्यक्ति होता था। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गाँव के लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, शहर में जमने के लिए मदद देता था, मुसीबत में पैसा मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले में तोहफों की मांग करने लगा, मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखें, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। जॉबर, जो अलग अलग इलाकों में सरदार और मिस्त्री आदि भी कहते हैं इन्हें। औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली व्यापारिक प्रबंधकीय एजेंसियों कुछ खास तरह के उद्योग उत्पादों में दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। उन्हें इसमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मानचेस्टर की बनी चीज़ों की प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटी सूती धागे भी बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक और भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलनों को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए थे। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला था। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे थे। 1900 से 1912 के बीच में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। खूब युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दियां, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े की खच्चर के जीन, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में कई टाइम शिफ्टों में चलाए जाते थे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया था। हर एक को पहले से ज़्यादा समय तक पर काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा था भाई। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले की हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी वस्तुओं को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लघु उद्योगों की बहुतायत। युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और मुंबई में थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा था। पंजीकृत फैक्ट्रियों की कुल संख्या औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा था। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10% और बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में ही काम करते थे भाई। हथकरघे लगाए जा रहे थे। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न होता तो उत्पादन बढ़ सकता था और हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक
अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखें जो फ्लाइंग स्टाइल वाले कर्गों का इस्तेमाल करते थे। इनके का इससे कामगारों की उत्पादन में क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग कमी हुई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाइंग स्टाइल लगे होते थे। त्रावणकोर, मैसूर, मद्रास, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे करके 70 से 80% थे। इसके अलावा कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिससे बुनकर ने अपनी उत्पादक बढ़ाने और मिलों में मुकाबले करने की मदद मिली थी। फ्लाइंग स्टाइल रस्सी और पुरियों के सहारे चलने वाला एक औजार था जिसमें एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। अक्षैतिज धागे पिरोए जाते थे आपस में। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकरों औरों ने से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में बहुत कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन कपड़ा बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल के और अकाल के समय ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके के में ज़्यादा थी, उनमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे, अमीर लोग तब भी कपड़ा खरीद सकते थे। अकाल से बनारसी या बलोचिस्तानी साड़ी की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। जैसा कि आपने देखा है, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों का मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की तरह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था भाई। ये दिखाए गए, देखिए भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों वाले इलाके जहाँ उद्योग ज़्यादा थे, मुंबई में, बंगाल में, मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में। वस्तुओं के लिए बाजार। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने उपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उनके खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया गया। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का था। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों को सोच बदल देते हैं, नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबार, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, दीवारें, टेलीविज़न के पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ारों को फैलने और नई उत्पादक संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई थी भाई। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना, मैनचेस्टर इंग्लैंड का विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर सूती वस्त्र उद्योग के मामले में, ऐसे ही भारत में अहमदाबाद को माना जाता है और उत्तर भारत में कानपुर को माना जाता है, बेचना शुरू कर दिया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते। लेबल का फायदा यह होता था खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाता था। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक थी। जब किसी लेबल पर मोटा अक्षरों मेड इन मैनचेस्टर लिखा था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने की किस तरह का डर नहीं रहता था। ये लेबल दिखाए गए हैं चित्र, मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी के आरंभ जो होते थे। महाराजा रणजीत सिंह का चित्र दिखाया गया एक लेबल पर। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी होती थी, अक्सर बहुत सुंदर तस्वीरें। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उनकी ये चीज़ें खरीदें। और कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों से बनी चीज़ें भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी और उन्हें खरीद लेते थे। ये चित्र दिखाया गया, देखिए सनलाइट शॉप, उसके ऊपर चित्र था भगवान विष्णु का। कैलेंडर लटके होते थे, वो ऐड थी एक किस्म की उस समय की। उन कैलेंडरों के माध्यम से लोग पूरा साल उन चीज़ों को देखते रहते थे और उन्हीं चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते थे। देवी देवताओं की तस्वीर होती थी, उनके ऊपर देवताओं की तस्वीरों को, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति और सम्राट नवाबों की तस्वीरें विज्ञापन और कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप एक शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं तो उसे शाही निर्देश से बनाया जाता है और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र को प्रभावित करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशियों के राष्ट्रवादी संदेश के
वाहक बन गए थे। निष्कर्ष है भाई इसका। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। यस, पहले हमने इससे पहली वीडियो में इसी लेसन का पार्ट 1 जो किया था उसके अंदर डिस्कस किया था। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए थे? क्योंकि उनसे रोज़गार छीना जा रहा था, उनके हथकरघे जो थे वो बंद किए जा रहे थे। अब जहाँ 10 औरतें काम कर रही थी वहाँ अब एक मशीन काम कर रही थी, इसीलिए 9 औरतें बेकार हो रही थी। उन औरतों ने इन मशीनों पर हमले कर दिए थे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों में किसानों कारीगरों से काम करवाने लगे थे। यस, उन्हें पेशगी देकर, एडवांस देकर। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए पर चली गई थी। यस, सूरत बंदरगाह का पतन हो गया था क्योंकि इस समय अब 2 नई बंदरगाहें सामने आ गई थी, कलकत्ता और मुंबई, जिनके ऊपर यूरोपियनों का आधिपत्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ते नियुक्त किए थे। यस, गुमास्ते नई काम शुरू करने से पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, इन्हें टैक्स देना पड़ता था, या नए कामों की देखरेख या बाजार को समुचित ढंग से चलाने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया जाता था। पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है? पूर्व, जब उद्योग नहीं थे उससे पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व औद्योगिकरण। ये था लेसन हमारा इतिहास का 4th लेसन, औद्योगिकरण का युग, उसका 2nd पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।